गुड इवनिंग एवरीवन। लगता है रेडी हैं आप क्लास के लिए। आ जाइए जल्दी और जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करें। हम 5 मिनट पहले ही लेट हो चुके हैं। चलिए आ जाएंगे स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, मॉस्कॉन गेमिंग के नाम से है, ठीक है। गुड इवनिंग नरेश कुमार। आज क्या बात है, रेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स लगता। चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाएंगे अभी। आप देखें आज का पहला सेंटेंस। आपके सामने है। यस, गुड इवनिंग आरव, गुड इवनिंग। फर्स्ट सेंटेंस आज की क्लास का, व्हेन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। हाँ, आई एम फाइन। ऑल्टरनेट आएगा कि ऑल्टरनेटिव आएगा, इन दोनों में से एक वर्ड चुनना है आपको। अभी तक आंसर नहीं है कोई? ऑल्टरनेट डेज के ऑल्टरनेटिव डेज क्या होना चाहिए? ठीक है नरेश कुमार, आंसर ठीक आ गया है। ये थोड़ा स्क्रीन राजवंश क्लियर करना, देखते जाना, स्क्रीन देखते जाना, ऐसे ही आएगी। ओके, ऑल्टरनेटिव में से ऑल्टरनेट आएगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, विकल्प, ठीक है। आपने आंसर ठीक दिया है। दूसरे पे आ जाते हैं। द सेंटेंस इज वी शुड try to do away with do over the evil practices in our society। do away with या do over, दोनों में से क्या आएगा? सेंटेंस का मीनिंग देखते हुए आप उसको ऑप्शन को चुन सकते हैं। कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ काम करेगी? वी शुड ट्राई टू डू अवे विद या डू ओवर the evil practices in our society। एक फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद और दूसरी फ्रेजल वर्ब है डू ओवर। आंसर आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन डू अवे विद सही मीनिंग है, सही ऑप्शन है इसका, सही फ्रेजल वर्ब यही आएगी। डू ओवर का मतलब होता है डू अगेन, और डू अवे विद का मतलब किसी बुराई वगैरह को समाज से, जिस तरह का सेंटेंस है, हटाना, रिमूव करना। चलिए, डू अवे विद इसका आंसर है। द नेक्स्ट इज द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट ओवर और गेट अलोंग विद हिज क्लासमेट्स। The new student found it difficult to get over or get along with his classmates। इसी तरह की फ्रेजल वर्ब्स अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। वर्ब सेम होती है, आगे प्रेपोजिशन पार्टिकल्स जो भी लगे होते हैं वो अलग होते हैं, मीनिंग अलग कर देते हैं। द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट, गेट ओवर, गेट अलोंग। गेट अलोंग सही आंसर है। मिलजुल के रहना यानी कि फ्रेंडली होकर रहना, मिलनसार होकर रहना, जैसे हम अपने पड़ोसियों से रहते हैं मिलजुल कर, उसको कहते हैं गेट अलोंग। तो यहाँ आएगा गेट अलोंग, गेट ओवर नहीं। नेक्स्ट,
द प्रेजेंट डिस्टर्बेंसेस विल सून ब्लो ओवर या ब्लो अप? वर्तमान में जो डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं ये जल्दी ही, आपको सेंटेंस का मीनिंग पता चल गया होगा, ब्लो अप हो जाएंगी कि ब्लो ओवर हो जाएंगी, चली जाएंगी। इट मीन्स शांति होगी, डिस्टर्बेंसेस खत्म होंगी, ऐसा कुछ मीनिंग है। द प्रेजेंट डिस्टर्बेंसेस विल सून ब्लो ओवर या ब्लो अप? ठीक है, ब्लो ओवर आंसर आ चुका है। शोभा राज पुरोहित आंसर दे रही हैं, सही आंसर है। तो यहाँ ब्लो अप, सॉरी ब्लो ओवर आएगा, ब्लो अप नहीं आएगा। नेक्स्ट, शेरिल टेक्स अप या टेक्स आफ्टर हिज फादर? शेरिल टेक्स अप या टेक्स आफ्टर हिज फादर? बिल्कुल सही, सुनील चौधरी एकदम सही आंसर दिया, फटाफट आफ्टर आएगा। हरमन विश्नोई भी कह रहे हैं टेक्स आफ्टर। रिजेंबल इसका मीनिंग होता है, आपने सही आंसर दिया तो आपको पता होगा, अपीयरेंस में या कैरेक्टर में सेम होना, मेल खाना, रिजेंबल करना, सही आंसर है आपका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस आपके पास आ चुका है, द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोइंग। इस सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ है? ये सेंटेंस आपको रीराइट करना होता है। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोइंग। बहुत बार, 100 बार से भी ऊपर हमने बचपन से लेकर अब तक इसको नोटिस किया होगा, पढ़ा होगा। ये कैसे लिखा होता है? जब हमें कुछ पॉइंट्स, ये लाइन लिख करके कुछ पॉइंट्स नीचे दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 कई पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो ऊपर इस तरह की लाइन लिखी जाती है। द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोइंग होता है या कुछ और होता है? आर एज ए फॉलो, एक आंसर आ चुका है। सेंटेंस आपको रीराइट करने के लिए मिलेगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक, एक आर्टिकल भी इधर उधर हो गया तो वो करेक्ट माना नहीं जाएगा। अब ये आंसर ठीक आया नहीं है। सुनील चौधरी भी लिखते हैं आंसर एज फॉलो, और इम्पोर्टेंट लेसन से लिखा है। हरमन क्या कहना चाहते हो? इम्पोर्टेंट लेसन से लिखा है, आपने स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है लेसन की। इम्पोर्टेंट लेसन से लिखा है, यहाँ सही स्पेलिंग के साथ लिखा है, आपने स्पेलिंग रॉन्ग करके या कुछ और कहना चाहते हो शायद। द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलो की जगह भी फॉलोज आएगा, फॉलो की जगह भी फॉलोज आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, देख लीजिए बुक्स में, ये बहुत बार लिखा मिल जाता है हमें। ठीक है, द डेकॉइट्स, जानते हो आप, डाकुओं को कहते हैं। लूटेड इंग्लिश का ही वर्ड है, वर्ब है ये, लूट। द डेकॉइट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। डकैतों ने घर को लूटा और इससे पहले कि पुलिस पहुंचती, थिंग्स, जो भी चीज़ें, बिलोंगिंग्स थी, सारी वर टेकन अवे, घर से सामान ले जाया जा चुका था, ये मतलब बनता है। चोर उसको ले गए थे, डेकॉइट्स उसको ले गए थे। द डेकॉइट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। द थिंग्स हैड बीन टेकन अवे। शोभा बिल्कुल राइट। इसको पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि लिखा ये पास्ट में ही है, लेकिन पास्ट का भी पास्ट होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट का पैसिव चाहिए होगा, इसका बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। तो शोभा आपका आंसर राइट है, द थिंग्स हैड बीन टेकन अवे आएगा बजाय वर टेकन अवे के। ठीक आंसर है। नेक्स्ट, द कैप्टन कमांडेड हिज मेन that they march forward। टॉपिक आपको
मालूम हो गया कौन से टॉपिक से दिया गया सेंटेंस है। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन दैट दे मार्च फॉरवर्ड। और हो सके तो अपने आंसर में पूरा सेंटेंस लिख करके बताएं। The captain commanded his men that they march forward. आंसर अभी तक आया नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स, फिर आंसर देते हैं। चलिए, आपने जो भी आंसर देना हो आपके मन में है या आप सेंटेंस लिख रहे हो, अभी सेंड नहीं किया हो, द कैप्टन कमांडेड, पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो तो शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, मैं पहचानने की कोशिश करूंगा कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं। बात तो छोटी सी है। मार्च्ड नहीं आएगा, इसलिए जब टॉपिक करवाया गया था आपको, ये 3 या 4 दिन चला था ये टॉपिक, उसमें बता दिया गया था कि ये नरेशन के टॉपिक से हमने लिया है, उसमें बता दिया गया था कि कंजंक्शन कौन से टाइम पे क्या आना चाहिए, कंजंक्शन कौन से टाइम पे क्या आना चाहिए, और अगर आप इसका वो सेंटेंस पहचान ले कि इसका डायरेक्ट क्या सेंटेंस था, कमांडर ने एक्चुअल पोजीशन पे उस जगह सामने जब उसके आदमी खड़े थे, सोल्जर्स खड़े थे, तो क्या कमांड की होगी, तो आप बखूबी इसका आंसर दे सकते हैं एक ही बार में बिना गलती किए। अभी तक आंसर राइट आया नहीं है। द कैप्टन कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड, हिज मैन टू मार्च फॉरवर्ड, इतना ही काफी था। दैट दे हट जाएगा। एक आंसर शोभा ने दिया है कि रिमूव सिर्फ दे, ओनली दे रिमूव करने से भी नहीं चल रहा था काम, क्योंकि यहाँ दैट नहीं चलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ यही आंसर क्यों है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस था वो कैप्टन ने जो कमांड दी होगी, सामने जो भी खड़े हैं सोल्जर्स खड़े हैं, सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, ये रही होगी डायरेक्ट स्पीच। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम टू से जोड़ के आगे बढ़ा देते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही स्टार्टेड द कार देन द बॉम्ब एक्सप्लोड। ये आपके रटे हुए सेंटेंसेस में से है, फिर भी यहां मिस्टेक तो ना करते, ये देखना है। नो सूनर डिड ही स्टार्टेड द कार देन द बॉम्ब एक्सप्लोड। सुनील चौधरी जो आंसर दिया वो मीनिंगफुल बैठ नहीं रहा। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन सो दैट, ताकि बनता है सो दैट, ताकि वो मार्च यानी आगे बढ़ सकें, परेड कर सकें, ऐसा नहीं है। ताकि वाला तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता ये, इसलिए जो बताया गया है वो राइट बताया गया है। डायरेक्ट सेंटेंस पहचानो, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक्सप्लोडेड आएगा, शोभा ने सही आंसर दे दिया है। नो सूनर डिड ही स्टार्टेड द कार देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ठीक है, पहचान लिया। नेक्स्ट, ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। ठीक है, एक्सप्लोडेड आंसर ठीक था पिछले सेंटेंस में,
आई हुई मिस्टेक का आप आंसर दे रहे हैं। अभी 5 नंबर है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। छोटा सा सेंटेंस है, द ब्यूटी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिर्फ आर्टिकल की मिस्टेक थी, ब्यूटी को पर्टिकुलराइज किया गया है यहाँ, कश्मीर की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यहाँ आर्टिकल आएगा। ठीक है। All of us surprised to see an old man of 60 taking part in the marathon last month. All of us surprised to see मीनिंग बैठता है कि हम सब हैरान हुए ये देखकर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को 60 साल की उम्र जिनकी थी, पार्ट लेते हुए मैराथन में। पिछले महीने की बात है। सारा सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। कहाँ आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ चल रही है? वर सरप्राइज्ड, करेक्ट। शोभा राज पुरोहित आंसर दे गई, बिल्कुल सही आंसर है। ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड होगा, यहाँ पैसिव में होगा यह सेंटेंस। ऑल ऑफ अस यहाँ एक्शन का डूअर नहीं है, इसलिए सेंटेंस पैसिव में होगा, वर आएगा। ठीक है, टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं पूरे, इसलिए ज़्यादा एक ही सेंटेंस में बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे। पहली बार होती तो शायद एक में ही 3-3, 4-4 मिनट्स लगते। The secretary and treasurer were not present there. ठीक पहचाना। अजय सिंह राठौड़ आंसर दे रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट देयर। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मैं, हाँ, सुनील चौधरी ने यही बोलने वाला था मैं कि इसको आंसर को आप और तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है इसको। अगर शॉर्टेस्ट वे देखा जाए कि ज़्यादा वर्ड्स इधर उधर ना करें, दोनों में ही मुझे लगता है शॉर्टेस्ट एक ही वर्ड हिलेगा। ठीक है, या तो वर्ड को कर दीजिए वॉज, जैसे कि किसने बताया ये पहले, अजय सिंह ने, या तो वर्ड को कर दीजिए वॉज। करके देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये एक ही इंसान के लिए कहा जा रहा है, वही वहाँ का सेक्रेटरी है और वही वहाँ का ट्रेजरर है। जैसे कि आपने पढ़े होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, तो ये इंसान एक ही है, और द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल कह दें तो ये इंसान 2 है ना। अगर इंसान एक है, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, तो फिर यहाँ इज आना चाहिए, या पास्ट में है तो वॉज आना चाहिए। अगर हम इनको पर्सन्स को ही 2 बना देते हैं, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, फिर वॉज नहीं आएगा, फिर वर आएगा। तो 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आपने दोनों तरीके से आंसर्स दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, मैंने आपको बता दिया कारण। दी सेक्रेटरी एंड दी ट्रेजरर करते हैं तो जने 2 हो जाते हैं, इसलिए फिर यहाँ वर ही पड़ा रहेगा, वॉज नहीं होगा। अदरवाइज हम द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कहते हैं तो फिर सिंगल पर्सन बनता है, फिर वॉज आएगा, वर कट जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग आंसर्स तो दिए हैं, दोनों आंसर ठीक बैठते हैं। टेकिंग माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, बहुत छोटा सा सेंटेंस है और मुझे उम्मीद है आप इसे ठीक कर देंगे। आप शायद पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ जानते हैं,
काफ़ी कुछ जानते हैं, मैंने समझाया भी था, सिंगल पीरियड दिया था इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी थोड़ा सा मैं हिंट भी दे रहा हूँ आपको कि देर ना लगे और आपको पता चल जाए इसका आंसर कैसे ठीक बैठेगा, कैसे होना चाहिए ये। टेकिंग माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉलेज। हरमन बिश्नोई सही आंसर दे चुके हैं। हरमन ये भी लिख देंगे ये कौन सा पार्टिसिपल है। वैसे ये एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता, आपका आंसर भी राइट है। क्या आप बता सकते हैं कि जो बोर्ड पे लिखा है वो कौन सा पार्टिसिपल है और जो आपने आंसर दिया है वो कौन सा पार्टिसिपल है? और बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, वो भी बता सकते हैं कि हरमन ने जो आंसर दिया है वो कौन सा पार्टिसिपल है। आंसर राइट है। और बोर्ड पे जो लिखा है ये कौन सा पार्टिसिपल है। आफ्टर टेकिंग भी हो सकता है, करेक्ट सुनील चौधरी। आफ्टर टेकिंग माई फूड आई लेफ्ट फॉर कॉलेज भी किया जा सकता है इसको। नरेश सबके आंसर्स ठीक हैं। हैविंग टेकन या तो हम यहां लगा दें आफ्टर, और या हम कर दें हैविंग टेकन फूड। टेकिंग की जगह क्या कर दें, हैविंग टेकन कर दें। हैविंग टेकन से परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। हाँ, टेकिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और हैविंग टेकन करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। दोनों तरफ से आपने ठीक किया, उसको आफ्टर लगा के भी हम कर सकते हैं और हैविंग टेकन भी कर सकते हैं। पहचानिए क्या लिखा है। He did have a mobile set but has no balance to make a call. Make a call आप जानते हो, कॉल करना, बैलेंस नहीं है, ये भी मालूम है। कैसे ठीक होगा ये, कहाँ एरर है, रीराइट करेंगे, कौन सा पार्ट कैसे लिखा जाएगा। He did have a mobile set but has no balance to make a call. अभी तक आंसर नहीं है, शायद पहचान नहीं पाए, इतनी देर में तो आप आंसर दे देते हैं अक्सर। He did have a mobile set but has no balance to make a call. ठीक आंसर दिया सुनील चौधरी, सही आंसर आ रहा है ही डिड हैव ए मोबाइल सेट बट। हरीश कुमार बुंदेला, ये टॉपिक जिन्होंने पढ़ा है, बहुत छोटी सी बात है, 2 ही मिनट्स की बात है यहाँ, ये टॉपिक 2 ही मिनट्स की बात है यहाँ। ही डिड हैव को बहुत स्टूडेंट्स पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या लिखा है। ही हैड ए मोबाइल एक्चुअली ये लिखा है, फिर डिड हैव क्यों लिखा है। डिड जो वर्ब है वो एक एम्फेसिस देने के लिए, जिसको हम कहते हैं जोर देने के लिए, उसके पास मोबाइल था तो सही, ये कहने के लिए, है ना। सुन लीजिए, आपको उसका मालूम नहीं है इसलिए आपके आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। एक सुनील चौधरी ने इसको आगे जाके ठीक करके बताया, ठीक है, आगे भी इनको कम शब्दों में कहा जा सकता था। इस सेंटेंस में सुनील आपका आंसर ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं, अगर और कम शब्दों में कहें तो इसका आंसर सिर्फ यहां हिलता है, इसका आंसर सिर्फ यहीं हिलना था बस। ही डिड हैव ए मोबाइल सेट, उसके पास मोबाइल सेट तो था। जो बीच में तो बोलते हैं ना जोर देके, आप पढ़ते नहीं हैं सर, पढ़ते तो हैं
ये तो बीच में कह के जो आप बात को पूरा करते हो, ये एम्फेटिक चल रही है। वर्ब को आप एम्फेसिस देते हैं, वहाँ जोर देते हैं, इतना ही काम करते हैं। तो पास्ट की बात है इसलिए लिखा है ही डिड हैव। एक्चुअली डिड हैव का जो मीनिंग है वो इतना ही है, ही हैड ए मोबाइल। अगर हम लिखते ही हैड ए मोबाइल सेट तो सभी पहचानते हैं उसके पास एक मोबाइल सेट था। ही डिड हैव लिखा है तो यहाँ मीनिंग बनता है उसके पास एक मोबाइल सेट था तो सही, लेकिन बैलेंस नहीं था कॉल करने के लिए। तो वहाँ आप हैज़ प्रेजेंट में लिखा है, हैड करेंगे तो दोनों ये सारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है। आई गो टू स्कूल, नेक्स्ट सेंटेंस अभी सामने नहीं लाया हूं, उसी की बात कर रहा हूं। आई गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, दोनों में फ़र्क क्या है? डू को आपने सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए बोला है। स्कूल जाता तो हूं, तो ये जो तो होती है इसको हम पहचानते नहीं है कि इसके लिए वर्ब क्या लिखें, और शायद आपने अगर पढ़ा हो तो इशारा ही काफ़ी है, फिर तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। Washing the dishes, she remembered that she has to go to market. कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल इजी भी हैं। Washing the dishes, she remembered that she has to go to market. आंसर आने वाला ही है। Washing the dishes, she remembered that she has to go to market. ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया, आने वाला होगा आपका आंसर। कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में, तो कुछ भी नहीं है। वॉशिंग द डिशेस, उसको याद आया है कि उसको मार्केट जाना था। हैड टू लिखा है, पास्ट परफेक्ट नहीं है ये, हैड टू गो, जाना था। ठीक है, पहचान लिया, हरमन ने सही आंसर दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेंटेंस को सही लिखिए। सेंटेंस को सही लिखें, मीनिंग जानते हुए लिखें, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज तो दो तीन तरफ चली जाएंगी। सेंटेंस का मीनिंग जानते हुए लिखें। जिस तरह सेंटेंस का मीनिंग आता है, इस सेंटेंस को आप सिर्फ मीनिंग के तौर पे एक स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है बोर्ड पे, कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है, बिल्कुल राइट। हरमन बिश्नोई आंसर दे गए। ये सेंटेंस ऐसे होगा। ठीक आंसर आप आ रहे हैं आपके। आई वुड फ्लाई इफ आई वर ए बर्ड भी कह सकते हो। आई वर ए बर्ड, शुरू में क्या लिखा है? आई विल फ्लाई, ठीक है। आई वुड फ्लाई इफ आई वर ए बर्ड, उधर का पार्ट इफ क्लोज को पहले भी बोल सकते हो, और लेकिन जिस तरह ये लिखा गया है, पहले इफ क्लोज नहीं लिखा, बाद में लिखा है, तो कोशिश आपकी यही रहे कि हम इसी तरह लिख दें जैसे कि किसने लिखा है, सुनील चौधरी ने लिखा है, दीपिका ने भी सही लिखा है। आई वुड फ्लाई इफ आई वर ए बर्ड, ठीक है। आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई, आंसर वही है, वही आप दोनों तरफ बोल रहे हैं। इफ क्लोज को आप पहले भी बोल सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। I said that I would marry you, and I do.
बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। आई सेड दैट आई वुड मैरी यू एंड आई डू। I said that I would marry you and I do. Correct. 2-3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स के आंसर्स आ चुके हैं, सबका आंसर राइट है। सेंटेंस एकदम इजी था, लास्ट में आकर के डू की जगह डिड हो जाएगा। मैंने कहा था मैं तुमसे मैरिज करूंगा और मैंने की, यही इसका मीनिंग है। सेंटेंस राइट है आपका, ठीक पहचाना। नेक्स्ट, सोफिया ऑलवेज एडियर विद हर प्रिंसिपल्स। सेंटेंस छोटा होता है तो कहीं ना कहीं निशाना सीधा जाता है कि यहाँ होनी चाहिए कोई मिस्टेक, और पता चल जाता है, बस 1-2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सोफिया ऑलवेज एडियर विद हर प्रिंसिपल्स। करेक्ट। सुनील चौधरी, नरेश कुमार, और बस 2 ने जो आंसर्स दिए ठीक आ रहे हैं। हरीश कुमार जी गलत निशाना लग गया है। प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, सही लिखा है। प्रिंसिपल जो आपने लिखा वो मेन या जो पोस्ट होती है प्रिंसिपल उसके लिए यूज़ होता है, यहाँ ठीक लिखा है। एडियर टू, प्रेपोजिशन की गलती थी, आपने ठीक आंसर दिया, 2-3 स्टूडेंट्स ने, एडियर टू आएगा। ठीक है। ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश इन राइट एंड रॉन्ग। A child cannot distinguish in right and wrong. आंसर आ गए, करेक्ट आंसर आ गए। हरमन, दिग्विजय, नरेश, बिटवीन आएगा। नरेश 2 लिखते हैं, 2 नहीं, बिटवीन। डिस्टिंग्विश के साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। सुनील चौधरी कुछ और लिखते हैं यहाँ, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये आंसर होना चाहिए। सही और गलत में बच्चे जो है अंतर नहीं कर पाते, ये इसका आंसर था, ये इसका मीनिंग था। ही इज हियर सिंस 2010। एक आंसर आ चुका है। हैज़ बिन हियर छोटा सा सेंटेंस था, आता था आपको। कुछ सेंटेंसेस आज इस तरह के लिखे गए हैं जो इजी थे, लेकिन किस लिए लिखे गए कि आप उन्हें भूल ना जाएं एग्ज़ाम तक। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ मालूम होता है, कुछ थोड़ी देर सोचते हैं, फिर याद आता है कि हाँ सिंस 4 में ऐसा किया करते हैं, है ना। तो वो आपको सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए ऐसा किया गया है कि कुछ सेंटेंसेस जो हैं ईजी रखे गए हैं आज। ही हैज़ बिन हियर, ठीक पहचाना आपने। फॉर सिंस का जब यूज़ करते हैं तो सेंटेंस को इसी तरह लेते हैं।
इज एम आर नहीं लेते, ठीक है। चलिए क्या कहता है सेंटेंस नया, एवरी वन ऑफ अस नो दैट नोबडी कैन स्टील आवर नॉलेज। ठीक आंसर दिया गया। आंसर ठीक दिया गया। 2-3 स्टूडेंट्स के आंसर राइट आ चुके हैं, नोज आएगा, ठीक है। एवरी वन ऑफ अस नोज आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट देखा गया इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज सेड दैट ही इज ए वाइज मैन, ही कैन नॉट एर, वेदास में एर। देखिए क्या मिस्टेक नजर आती है इसमें। क्या आंसर दिया, द वेदास में एर। करेक्ट आंसर आ चुका है, दिग्विजय सिंह ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। यहाँ वेदास से पहले आर्टिकल आएगा, दी वेदास में एर। ठीक पहचाना आपने। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ 2-3 सेंटेंसेस अभी और लिखूंगा, हालांकि 17 तक हम पहुँच गए हैं। द सेंटेंसेस आर, सेंटेंस आपके सामने है, टेल मी दैट व्हाट इज हिज नेम। ही वॉज ए, क्या लिखते हैं सर, मीनिंग पहले वाले सेंटेंस का बता देते हैं, मीनिंग क्या था पहले वाले सेंटेंस का। हिंदी मीनिंग बोला नहीं था मैंने, रह गया। मीनिंग चाहिए, एक स्टूडेंट ने पूछा है सर इसका मीनिंग क्या बनेगा, तो इसका मीनिंग था कि इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही इज़ ए वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान आदमी है। ही कैन नॉट एर, एर एक वर्ब है, गलती करना, वो गलती नहीं कर सकता। वेदास गलती कर सकते हैं। 4 वेद जो हम पढ़ते हैं ना,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सामवेद, इनको जब लिखा गया है वेदास, यहाँ कहने का मतलब है कि ग्रंथों में, बड़े बड़े जो ज्ञान के ग्रंथ हैं उनमें गलती हो सकती है, वो आदमी गलती नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है कि वो एक बुद्धिमान आदमी है, वो गलती नहीं कर सकता। वेदास में गलती हो सकती है, वेदांत गलती कर सकते हैं, ये इसका हिंदी मतलब था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो आपने देखा सेंटेंस था टेल मी दैट व्हाट इज हिज नेम। यहाँ टेल मी से ही पता चल गया था, पहले तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा पीछे, आपने लगाया, वो थोड़ा सा ध्यान रख लें इसको। व्हाट इज हिज नेम, ऐसा भी आंसर दिया आपने, व्हाट इज हिज नेम, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं आप। जब टेल मी बोल दिया, आगे इस तरह ना कहें, मुझे उसका नाम बताएं, ये एक प्रश्न है ही नहीं, है ना। टेल मी, उसका नाम क्या है, मुझे बताएं उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज हिज नेम, इतना ही होता तो ये क्वेश्चन था। टेल मी दैट तो हटेगा ही, व्हाट हिज नेम, इज कर दें, वॉज कर दें, यहां दोनों राइट है। व्हाट हिज नेम इज, ठीक है, करेक्ट, अब दिया है हरमन ने। छोटा सा सेंटेंस था, थोड़ा सा घुमा रहा था, आपको भी मालूम है, जब टेल मी बोल दिया आपने तो फिर आगे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेल मी व्हाट हिज नेम इज, सुनील चौधरी, अब सही आंसर है आपका। ठीक है, एक और लीजिए। राइडिंग अपॉन द हॉर्स, riding upon the horse, a tiger jumped upon him. Riding upon the horse, a tiger jumped upon him. आप इसको ठीक करना जानते तो हो। Riding on the horse, a tiger jumped over, दिग्विजय आंसर ठीक नहीं आया। हरीश क्या कहते हैं, अपॉन की जगह ऑन आएगा पहले में, ये ज़रूरी नहीं है। राइडिंग ऑन ज़रूरी नहीं, आप पढ़िएगा इसको। राइडिंग अपॉन, एक इमेज अगर दिमाग में बन रही हो, नीचे से उठ करके जंप करके जब हम हॉर्स पे बैठते हैं तो ये एक्शन एक सरफेस से ऊपर के सरफेस की तरफ जा रहा है, दूसरे सरफेस पे ऊपर की तरफ उठते हुए, तो अपॉन आना गलत नहीं है। हाँ, अब कुछ समझ गए हैं। नरेश कुमार, ही वाज जम्प्ड अपॉन बाई ए टाइगर, ठीक है, ही वाज जम्प्ड अपॉन बाई ए टाइगर कहा जा सकता है पैसिव बना करके। बहुत छोटा अगर आंसर दें तो ठीक जा रहे हैं आप, अपना कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक आंसर्स आ रहे हैं। ऐसा कर दें तो वाइल ही वॉज शुरू में लगा दें तो आंसर राइट होता है या नहीं। वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन द हॉर्स, ए टाइगर जंप्ड अपॉन हिम, तो पीछे का सेंटेंस बेशक पड़ा रहे। ठीक है,
आपके आंसर्स, कोशिश ठीक थी, ऐसा भी किया जा सकता है। और लास्ट आंसर राकेश कुमार देते हैं, राइडिंग अपॉन द हॉर्स ही वाज जम्प्ड अपॉन। ठीक है, ठीक है, वाइल से भी बनता है, पीछे पैसिव बना के भी बनता है। सबसे पहला काम आप बनाते हैं पैसिव, ठीक है, आपने ठीक किया। अगर पैसिव, कई बार सेंटेंस पीछे इस तरह का होता है कि पैसिव नहीं जमता, पैसिव बनता ही नहीं है उसका। कई बार सेंटेंस जो पीछे आपने बनाया ना, ए टाइगर, उसका पैसिव ना बनता हो तो फिर हम आएंगे यहाँ, वाइल से कहने से बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो फिर हम जो ये एक्शन कर रहा है बंदा, उसका सब्जेक्ट साथ में अकेला सब्जेक्ट टैग कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझाई हुई है, इसलिए दोबारा बोली मैंने कि थोड़ी याद रह जाए। पहला काम, एक बार पैसिव की तरफ ध्यान दें, बनता है कि नहीं, बन गया तो ठीक, सेंटेंस का मीनिंग आ गया। नहीं बनता तो यहाँ वाइल लगाने से बनता है कि नहीं, नहीं बनता फिर भी, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को सीधा टैग करते हैं। इस तरह के बीइंग वाले सेंटेंसेस आपको समझाए थे पार्टिसिपल समझाते समय। चलिए कुछ और सेंटेंसेस आते रहेंगे, अभी दिन है हमारे पास। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे फिर 5 बजे कल। टिल देन, गुड बाय।